हेलो। वेलकम आपका। तो आज काफी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। खास करके आज का जो रिपोर्ट है वो आपका ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट और इंडिया का जो रिपोर्ट है। ये अक्सर इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इंडिया का हर 2 साल में रिपोर्ट आता है, आप जानते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स को देखेंगे, इंडिया के रिपोर्ट्स का कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम इसको शेयर करते हैं। ये पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, म्यूट करके अनम्यूट करके बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर, दिखाई दे रहा ठीक 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 है, ठीक। चलिए, अब हम लोग ये वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये 2025 में आया था। तो देखेंगे कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या। तो पहला, जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025। इसका ऑफिशियल नेम हम लोग देखेंगे तो इसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। यानी जो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, जिसको हम लोग हिंदी में वन संसाधन कहते हैं, उसका एसेस किया गया था। और ये करने वाले जो थे वो दो संस्थाएं थी। पहला तो एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन का है, आपका जानते ही है। उसी तरह से दूसरा है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ये दोनों एनुअली ये रिपोर्ट निकालते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ किस तरह से हो रहा है, उस तरह से। क्योंकि इसमें एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखी गई, वो ये थी कि जो ग्लोबल ये था, जो पिछले बार आप देखेंगे तो जो लॉस है वो लॉस कमा है। यानी जो इससे पहले, चूंकि ब्राजील इसमें सबसे बड़ा काम किया है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ब्राजील में इससे पहले जो सत्ता में था वो क्लाइमेट चेंज वगैरह को नहीं मानता था, तो वो बुरी तरह से अमेजन को डिस्ट्रक्ट किया था, यानी बर्बाद किया था। लेकिन वो जब नया सरकार आया, ये वाला जो है आपका लुला डी सिल्वा का, तो इसमें इन्होंने बहुत सारा प्रगति किया। इंडिया भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इंडिया का भी हम लोग देखेंगे। तो खास करके जो 36% जो ब्राजील ये किया है, इसके वजह से काफी ये अच्छा रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट आप कह सकते हैं। ये रिपोर्ट है, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसका ये है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे इसमें देखते हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है, यानी महत्वपूर्ण क्यों। क्योंकि जो आप जानते हैं, पिछले साल ही हम लोगों ने वो देखेंगे, पिछले साल जो करंट अफेयर्स का मेरा लेक्चर था, तो उसमें मैंने बताया था पेरिस क्लाइमेट एक्ट। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से आर्टिकल 6 पूछा था पिछले बार। मैंने बताया और पूछा, इसीलिए ये रिकॉर्ड भी हम करते हैं कि अभी आप तो हमारे साथ हैं, बहुत सारे बच्चे साथ हैं जो देख रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग रहता है तो पता चलता है कि हाँ, सर ने बताया था, वही यूपीएससी में आया। तो ये उसमें, यानी जो इस बार 2025 में जो हुआ है, पिछले साल, उसमें इन्होंने एक प्लीज किया था, जो जिसको हम लोग संकल्प कहते हैं 2000, जिसमें ये था कि 2030 तक, यानी 2030 तक इसको रोक देना, डिफोरेस्टेशन जो है इसको रोकना है, फॉरेस्ट लॉस को रोकना है। और रोकने के बजाय इसको रिवर्स करना है, यानी फॉरेस्ट को बढ़ाना भी है। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया का है, इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है 2 साल में एक बार निकलता है। यानी ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का था। तो 2023 का था, तो ये रिलीज जो हुआ है वो 2024 में दिसंबर में होगा। अब जो 2025 का आएगा, तो ये रिलीज जो होगा आपको, वो होगा आपको 2026, इस साल के दिसंबर में। तो अभी वो आया नहीं है, दिसंबर के बाद जो अगला, जो 2027 में जो बच्चे देंगे, उसके लिए होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया का जो ये ग्लोबल रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का पॉजिटिव थिंग ये है कि इंडिया ने अपने रैंक को ऊपर किया है, यानी अच्छा किया है। यानी इंडिया 9th हो गया ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, और थर्ड है फॉरेस्ट गेन, यानी जो फॉरेस्ट इंडिया गेन कर रहा है उसमें वर्ल्ड का टॉप थर्ड कंट्री में से आया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है अबाउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025, उसको हम देखेंगे तो ये, जैसा कि मैंने बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके फाइंडिंग क्या है, की फाइंडिंग, यानी ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं की फाइंडिंग इसमें। तो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, यानी 45% जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी 4.14 बिलियन हेक्टेयर से टोटल जो फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, उसमें 45% जो है ट्रॉपिकल है।
तो अब देखिए कुछ जो की फाइंडिंग होता है और ये जो आंकड़े होते हैं, ये जब आप पीटी का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होता है समझना। पहला, कोई आंकड़े रखने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, जरूर है कि कितना ज्यादा बढ़ा कितना ज्यादा घटा, इसको आपको जरूर ध्यान में देना। जैसे कि 4.14 बिलियन है, ये आपको रखने की जरूरत नहीं है ना, आपको इसको ये करने की जरूरत है। आपको क्या समझना है कि 45% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी जितने भी वर्ल्ड में है उसका 45% जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मौजूद। तो ये है ग्लोबल कवर। उसी तरह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम हुआ है, स्लोड हुआ। जैसे कि 10.9 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एनुअली लॉस अब भी हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन पिछले दशक का जो आंकड़ा है उससे काफी कम है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पिछला जो है वो है 17 का, यानी 17.6 मिलियन हेक्टेयर जो है वो पर ईयर लॉस हो रहा हुआ था। तो उससे आपको 10.9 आया, तो कमा। उसी तरह से देखेंगे नेट फॉरेस्ट लॉस। अब होता क्या है कि जो फॉरेस्ट लॉस होता है, एक उसका डेटा हम लोग रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम लोग एफोरेस्टेशन भी करते हैं, यानी जंगल लगाते भी। जब हम लोग जंगल लगाते हैं तब क्या होता है कि वो कंपनसेट होता है। मतलब ये हो गया कि जैसे आपका आमदनी हुआ 100 रुपया, ठीक है, और खर्चा हो रहा है 50, या खर्चा हो रहा है 200 रुपये। तो जितना खर्चा हो रहा है और आमदनी हो रहा है, दोनों को जब बैलेंस करेंगे तब आपका नेट वर्थ निकलेगा। तो नेट जो है फॉरेस्ट लॉस जो है वर्ल्ड का, वो है 4.12 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। तो ये भी थोड़ा सा लेस हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे फॉरेस्ट गेन। जो फॉरेस्ट हमारा गेन हुआ है फॉरेस्ट को, वह 6.78 मिलियन हेक्टेयर एनुअली। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया ये आंकड़े रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरी है आपको जानना है कि कौन से एरिया है जहां ये फॉरेस्ट गेन हुआ है। तो ये फॉरेस्ट जो गेन हुआ है वो है एशिया और यूरोप, ये दोनों को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो कार्बन स्टॉक, यानी ये जो फॉरेस्ट बढ़ा है, डेफिनेटली बात है कार्बन सिंकिंग भी होगा। जब कार्बन सिंकिंग हो तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाने के लिए तो इसमें 714 गीगा टन जो है ये फॉरेस्ट स्टोर कर रहा है। तो ये कार्बन स्टॉक आपका बन रहा है। उसी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी थोड़ा सा ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें 813 मिलियन हेक्टेयर जो है वो प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ 20%, जैसा कि मैंने बताया कि 813 मिलियन आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानना है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके प्रोटेक्टेड एरिया कितने हैं, ओनली 20%। ठीक, आप देखिए इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ब्राजील जो है इसमें काफी की प्लेयर का काम किया है और उसका रिड्यूस हुआ है। यानी जो डिफोरेस्टेशन बड़ी तेजी से हो रहा था उसने उस पर काबू किया और इन्होंने 36% जो है उसमें रिडक्शन किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे इसी में हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए, इसको एक विजुअल समरी के तौर पे हमने यहाँ रखा है। ग्लोबल फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसका एक समरी देखिए। तो पहला 4.14 बिलियन हेक्टेयर, यानी 45% इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब डिफोरेस्टेशन जो हो गया है वो तकरीबन आप देखेंगे तो 36% कम हो गया है। यानी जो पिछले दशक में हम लोग देख रहे थे बड़ी तेजी से जंगल कट रहा था, अब थोड़ा रुका है। यानी लोगों ने जो अपील की, लोगों ने जो जंगल बचाने की बात करी, उससे लोगों पे असर हुआ है और जो गवर्नमेंट है उसको ये रोका है इन्होंने। तो अब जो है जो 17.6 था, यहां हम लोग देखेंगे कितना था, जो 1990 से 2000 के बीच में आप देखेंगे आंकड़े, तो वो कितना था आपका 17.6 बिलियन हेक्टेयर, 6 मिलियन हेक्टेयर था। अब ये घट के कितना हो गया 10.9 मिलियन हेक्टेयर। तो ये कम, और ये जो घटा है वो आपको 36% के लगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसी में विजुअल समरी में आगे, तो यहां देखिए फॉरेस्ट गेन जो हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें जो लीडिंग कॉन्टिनेंट है वो एशिया और यूरोप, ये दोनों में फॉरेस्ट गेन हुआ है 6.78 मिलियन। अब ब्राजील का इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि क्योंकि ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होस्ट करता है, यानी उसके पास है।
तो इसीलिए अगर ब्राजील में कुछ इस तरह से गवर्नमेंट बनता है जो फॉरेस्ट और जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दे, तो पूरी दुनिया खतरे में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी देश का गवर्नमेंट हो या कोई हो, तो उसको जरूर ये सोचना चाहिए कि अगर हम जो एक्शन ले रहे हैं उससे ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट। आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, कार्बन स्टोरेज है, 740 स्टोर्स है। उसी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया, 20% फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड है। अब जो चैलेंजेज है उसमें एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, सबसे बड़ा आगे हम देखेंगे। और ये आगे का रिस्क है। तो आगे इसी में आगे हम देखेंगे ग्लोबल डिफोरेस्टेशन जो हुआ है वो कम हो गया है। कितना कम हुआ है? तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों जो अभी मैंने आपको लिख के बताया था, ये देखिए 92, इसमें आपको 17.6 मिलियन हेक्टेयर, और अब कितना है 10.9 मिलियन हेक्टेयर। तो ये आपको लॉस जो है वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा लॉस है कि यानी हर साल अभी भी हम 10.9 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन चैलेंज के बावजूद आप देखेंगे तो ये काफी मायने रखता है कि ये आगे हम लोग इसमें देखेंगे। इसी का एक और विजुअल है। तो इसी में आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अब डिफोरेस्टेशन तो स्लो हुआ जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अभी भी चैलेंज हमारा बना हुआ है। तो ये मैंने बता ही दिया था। अब बायोडायवर्सिटी लॉस है। आपको याद होगा जब मैंने आप लोग के यहाँ लेक्चर लिया था वहां पे, तो मैंने एक चीज बताया था आपको कि बायोडायवर्सिटी लॉस, यानी हम फॉरेस्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन जो हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं उससे ज्यादा स्पेसीज बर्बाद होता है। तो उससे ज्यादा जब स्पेसीज बर्बाद होगा तो इसका मतलब है कि फॉरेस्ट गेन तो हो रहा है, लेकिन लॉस बायोडायवर्सिटी का हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से कार्बन इमिशन है, ये भी अभी भी खतरा बना हुआ है। उसी तरह से इकोसिस्टम थ्रेट्स है। अभी जस्ट सरकार ने अंडमान निकोबार में जो है सो ये कोशिश किया है, जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है उसमें कुछ डेवलपमेंट वर्क करते हैं। तो इस पे भी काफी इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो काफी कंसर्न में है, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप बर्बाद कर देंगे तो ये कंपनसेट नहीं होने वाला है। फिर क्या होगा कि अब देखिए कि अप्रैल में ही दिल्ली में 42-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने लगा। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, फ्लड आएगा, थंडर स्टॉर्म आपका बढ़ेगा। ये सारी चीजें हम खुद अपने बर्बादी के लिए सिग्नेचर कर रहे हैं ये फॉरेस्ट का। तो अब देखेंगे नेट फॉरेस्ट जो है रिड्यूस जो हुआ है वो 1.4 मिलियन हो गया है। अब ये रीजनरेशन, अब ये देखिए यहां आप रीजनरेशन जब करते हैं फॉरेस्ट को, तो वैसा घना फॉरेस्ट नहीं मिलता है जो नेचुरली होता है। तो इसका मतलब है कि जो रिफॉरेस्टेशन करते हैं उसमें आप स्पेसीज उतना नहीं होता है जितना आपने बर्बाद कर दिया स्पेसीज को। आगे चलते हैं इसी में। तो, तो मैंने विजुअल जान के रखा था ताकि आप आगे अब इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो पहला, इट्स ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड द 2030 फॉरेस्ट प्लीज, जो मैंने बताया था। ये 2025 में जो वहाँ ब्राजील में जो बेलन में जो क्लाइमेट ये समिट हुआ था, उसमें ये प्लीज किया गया था कि 2030 तक इसको रोकना है, डिफोरेस्टेशन को। उसी तरह से इसमें ये भी याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये बात जरूर हमारा याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि मेन ड्राइवर ऑफ द डिफोरेस्टेशन इज, तो उसमें देगा अर्बन अनकंट्रोल्ड अर्बन ग्रोथ, और डिफरेंट डिफरेंट चीज दे देगा, इंडस्ट्रीज दे देगा। तो अब आपको याद रखना होगा कि एग्रीकल्चर है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है? एग्रीकल्चर एज द मेन ड्राइवर ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है इसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ये है। तो इसमें अगर एग्रीकल्चर इस तरह से सीधा क्वेश्चन आए तो आप एग्रीकल्चर माने। अगर कई ऑप्शन हो तब उसमें एग्रीकल्चर भी होगा और तब अदर भी होगा, लेकिन मेन ड्राइवर एग्रीकल्चर है। आगे देखते हैं इसी में। इसमें यह भी किया गया है कि जो करेंट डिफोरेस्टेशन है ये भी काफी मतलब खतरनाक लेवल पे है, यानी कि 70% एबव द ट्रेजेक्टरी। जैसा कि जो ट्रेजेक्टरी जा रहा है, जो जाना चाहिए हमारा गोल की तरफ, मतलब अगली सदी की तरफ, उसका हम अभी भी 70% जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो उसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए भी एक चैलेंजिंग है रिपोर्ट। आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि अब इंडिया का क्या पोजीशन है इसमें।
ये सारे रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आपका ग्लोबल लेवल पे आता है, उसमें हम लोग को अपना कंट्री को भी देखना होता है, इंडिया को भी देखना होता है। और जो इंडिया लेवल पे होता है उसमें फिर हम लोग अपना इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को। तो अब इंडिया का पोजीशन हम देखेंगे, GFRA जो मैंने बताया था, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है 2025 का है, इसको हम लोग देखेंगे। तो फॉरेस्ट एरिया रैंकिंग, यानी जो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है, इसमें इंडिया का कितना रैंकिंग है, तो इंडिया 9th लेवल पे पहुंचे। इससे पिछला रिपोर्ट जब देखेंगे जो आया था 2024 में, उसमें जो था वो 10th लेवल पे था इंडिया। तो इंडिया का फॉरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब है कि टोटल इंडिया का जो फॉरेस्ट अब हो गया है 72.74 मिलियन। अब जैसे मैंने बताया था 72.74 मिलियन, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जानना है कि जो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट है उसका 2% के लगभग इंडिया के पास। कितना है? 2%। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द 10th पोजीशन इन द प्रीवियस। जैसा कि मैंने बताया था, प्रीवियस असेसमेंट में इसका 10th पोजीशन था, उससे एक पायदान हम लोग ऊपर आए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट का हमारे यहाँ कितना है? 2% है। आगे चलते हैं हम लोग, इसी में देखते हैं फॉरेस्ट गेन रैंक, यानी इंडिया ने कितना गेन किया है। इसमें जैसे मैंने बताया कि टॉप थर्ड में, तो ये इंडिया जो है हमारा टॉप थर्ड पोजीशन है वर्ल्ड वाइड। नेट एनुअल एनुअल गेन, जो कुल वार्षिक जो हम गेन करते हैं उसमें, ये टोटल अप्रोक्सीमेटली ये देखेंगे। तो बस इसमें थर्ड रैंकिंग आप याद रखिए, कितना लाख कितना ये है वो डेटा जरूरी नहीं। आगे देखते हैं हम लोग कार्बन सिंक रोल। इंडिया का जो कार्बन सिंक है, यानी जो सबको नेशनली डिटरमाइंड वो जो टारगेट दिया गया था सब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर, उसमें कार्बन सिंक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम देखेंगे जो इंडिया में है, इसमें कार्बन सिंक का क्या रोल है, कितना रैंक इंडिया में। तो इंडिया 5th रैंक में है कार्बन सिंक, यानी इंडिया रैंक 5th इन द ग्लोबल कार्बन सिंक फॉरेस्ट मूव। इसमें टोटल हम देखेंगे तो 150 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन पर ईयर इंडिया जो है वो रिमूव कर रहा है वायुमंडल से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं हम लोग इसको, तो ये देख लीजिए। तो इंडिया का जो है 9th रैंक है, याद रखिएगा, और ये 3rd रैंक है, इतना याद जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आगे इंडिया का जो रिपोर्ट है अपना, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, IFSR, ये 2020 23rd का है, यानी 2023 का है। लेकिन ये रिलीज जो हुआ है वो 2024 के लास्ट में हुआ। अब जो 2025 होगा 2025, वो इस साल के लास्ट में होगा, यानी 2026 के लास्ट में। तो अभी तक हमारा यही इसमें इसका जो करता है। तो जैसे मैंने शुरू से ही आप लोगों को, जब मैं लेक्चर लेने गया था आप लोगों की तरफ, तो मैंने शुरू में ही बोला था आप लोगों से कि कोई भी कोचिंग का, कोई भी इस तरह का ऑथेंटिक ऑथेंटिक गाइड आप लोग, ऑथेंटिक गाइड कहाँ से मिलेगा? या तो UN का रिपोर्ट होगा या गवर्नमेंट का रिपोर्ट। तो इसीलिए हम जो आप लोगों को देते हैं, भले ये 10 दिन का हमारा होता है, हम सारे ऑथेंटिक देते हैं ताकि आप जो चारों तरफ जो कचरा फैला हुआ है उससे बचें और सीधा अपना तैयारी करें। तो ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSR और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय पहले हुआ करता था, अब उसमें क्लाइमेट चेंज भी जोड़ दिया गया। तो ये सरकारी रिपोर्ट है। तो ये UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके डेटा, यानी इसी के डेटा मानेगी UPSC। अगर आप किसी का भी डेटा आप ले आइए, वो नहीं आपको चलेगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या फाइंडिंग है। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंडिया का, वो है 25.17% ऑफ टोटल इंडिया की। तो ये आपको इतना स्क्वायर किलोमीटर रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट एंट्री, दो चीज याद रखिए, फॉरेस्ट एंट्री कवर। फॉरेस्ट तो एक जो जंगल में है, ट्री आपके घर पे भी है, आसपास में भी है, यहाँ भी जहां हम लोग रहते हैं अहमदाबाद में भी आप देखते हैं तो जगह ट्री लगा हुआ है। तो टोटल ट्री और टोटल फॉरेस्ट दोनों को अगर हम मिला दें, तो टोटल इंडिया का जो कवर बनता है, वो वेजिटेशन कवर आप कह सकते हैं, वो 25%। बस इतना याद रखिएगा, 25%। तो ये गेन हुआ है। तो अब आगे देखेंगे कितना गेन हुआ है उसको भी। तो फॉरेस्ट कवर जो है, अब इसमें जैसे मैंने बताया ट्री और फॉरेस्ट, तो अब ट्री को अगर हटा दें, सिर्फ फॉरेस्ट को देखें इंडिया में, तो फॉरेस्ट है 21.76%, यानी अप्रोक्सीमेटली आप इसको 22% कह सकते हैं। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 22% कह सकते हैं। तो अब आप इसको 22% कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये 0.6 है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है कि उसको आप ये करें। तो अब
आगे देखेंगे जो फॉरेस्ट कवर है इसी में, उसी तरह से ट्री कवर कितना है 3.41। अब ये 22 और 3 को अगर टोटल जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, तो 25% है ट्री प्लस फॉरेस्ट, इन दोनों का आप जोड़ो। उसी तरह से इंक्रीज जो हुआ है कि हमारा फॉरेस्ट बढ़ा है, लेकिन इसमें जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर आपका बढ़ा है। लेकिन इसमें देखिए सरकार की चालाकी क्या है। सरकार की जो चालाकी है वो देखिए तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। कैसे? अगर टोटल हम देखें तो सिर्फ 156 स्क्वायर किलोमीटर ही आपका ये बढ़ा है। तो ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे तो 1289 जो है स्क्वायर किलोमीटर वो ट्री कवर है। अब वो ट्री कवर फॉरेस्ट से अलग होता है, आप जानते हैं। तो रियल में जो फॉरेस्ट बढ़ा है वो बहुत कम बढ़ा है, यानी 1.156 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ा है। तो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न है। आगे चलते हम लोग कार्बन सिंक की बात करते हैं। जो मैंने बताया था कि कार्बन सिंक में हमारा इंडिया का जो रैंक है वो 5th रैंक है। तो इसमें 7285.5 मिलियन टन, यानी इसको आप देखेंगे कि जो इंक्रीज हुआ है वो 85 मिलियन टन हुआ। तो ये इंक्रीज करने के बाद सिर्फ आपको ये रखना है कि जो ये हमारा ग्लोबल रिपोर्ट है उसमें हमारा 5th रैंकिंग है इंडिया का कार्बन सिंक। ठीक, आगे चलते। अब मैंग्रोव, अब ये फॉरेस्ट में तो हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज हुआ है हर जगह, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट में डिक्लाइन हुआ, स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है। तो ये 4992 स्क्वायर किलोमीटर, तो किलोमीटर जैसे मैंने बताया कोई डेटा रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि स्लाइटली डिक्लाइन हुआ। मैं डेटा इसलिए यहाँ देता हूं ताकि कोई कल को आप देखेंगे तो चैलेंज न कर दे कि भाई आपने ये रैंक बताया था, ये रैंक है। तो आप ये डेटा जाके रिपोर्ट से देख सकते हैं, जिनको पढ़ना हो पढ़े, रिपोर्ट है मेरे पास, अगर कोई चाहे तो दे सकते हैं उनको रिपोर्ट अपना। अब हॉट स्पॉट्स का मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है जहां आपका जो देखेंगे कि जहां डिक्लाइन हो रहा है और कहीं बढ़ रहा है। तो किधर बढ़ रहा है और किधर डिक्लाइन हो रहा है इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट में? तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट। तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइन, वजह क्या है आप हमेशा याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए, आई होप कि पीटी निकले, आपका मेंस निकले, इंटरव्यू में आप चले जाए, इंटरव्यू में इस तरह से पूछ सकता है कि भाई क्या वजह है कि जो आप फॉरेस्ट रिपोर्ट नया आया है उसमें वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइन। वजह यह है कि हम लोग थोड़ी सी बहुत गलती करते हैं। अब जैसे अंडमान का प्रोजेक्ट, अंडमान जो है लगभग समझिए वहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, रेन फॉरेस्ट है वहां, आप उसको काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ तो इतना बड़ा जंगल है, 1% काट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा। ये नहीं समझता है गवर्नमेंट या जो भी पॉलिसी मेकर बनाते हैं, वो व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, ग्रीन वॉश जो मैंने आप लोग को बताया था वो कर देते हैं। तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में घने जंगल है, आप जानते हैं। तो इस जंगल को सोचता है कि चलो काट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा जंगल है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अदर एंड में देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी और राजस्थान क्या है, ड्राई लैंड है, जो कल मैंने बताया था। इसमें आपको सूखापन ज्यादा, तो यहाँ लोग लगा रहे हैं जंगल, यहाँ गेन हो रहा है। तो यहाँ गेन हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग, देखो भी लोग को लगता है क्या कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि बहुत सारे रिपोर्ट किसी ने पढ़ लिया, बहुत सारे यूपीएससी का पढ़ लिया, उनको लगा कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया। भाई आप हमको यूपीएससी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटरशिप पूछ की भी जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा। अब जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तब पता उनको चलता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बात है, यानी घना जंगल है, लोग काट दे कोई फर्क नहीं, लेकिन इसका भी असर पड़ता है क्योंकि सब एक सिस्टम से बंधा हुआ होता है। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे इस रिपोर्ट का इंडिया के। तो पहले इंडिया जो है खुद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल है उसमें बताया गया है कि इंडिया को कार्बन सिंक करना है कितना, 2.5 से 3 बिलियन टन 2030 तक ये करना है इंडिया को। तो ये काफी टारगेट दिया गया है, तो इंडिया को कार्बन सिंक करना पड़ेगा कितना, याद रखिए 2.5 से 3 बिलियन टन, कितना 2030 तक इंडिया ने रखा है कि हम इतना सिंक करेंगे कार्बन। तो कैसे सिंक होगा? आपको ट्री लगाना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, न कि फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। तो ये, अब इसी में
ये देखिए, तो इंडिया ने अपना पॉलिसी अपनाया इस, यानी इसको कैसे करना है, तो इंडिया का मेन चीज है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ग्रीन इंडिया मिशन, कंपा यानी कंपनसेटरी फॉरेस्ट जो होता है वो, और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये तीन चीज है। इन तीनों चीजों को भी आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं ब्रीफ में, और देखते हैं क्या ग्रीन इंडिया मिशन, जिसको GIM शॉर्ट में आप कह सकते हैं। इसका दो तीन चीज है। पहला, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, तो क्या हुआ, तो इसको एक एक मिनट एक एक तरीके से, इसका लॉन्च किया गया था 2011 में। इसका ऑब्जेक्टिव था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। इसका काम क्या था, इसका एम क्या था, यानी इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये लाया गया था, इसका उद्देश्य था प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इनहांस फॉरेस्ट ट्री कवर, यानी आपको ट्री को कटने से बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई खराब हो रहा है, चाहे क्लाइमेट से या कोई भी चीज से, तो उसको फिर से रिस्टोर कर, यानी कुछ ऐसा हो गया कि वहां का मिट्टी में पानी नहीं है, ये नहीं है, तो आपको उसको रिस्टोर करना है। और दूसरा, इनहांस ट्री कवर, और पेड़ लगाना है, इनहांस करना है। क्यों, ताकि आपको क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन कर सके, एडेप्टेशन कर सके। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर, तो इसीलिए इंडिया जो है, इसका नाम क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन में क्या करना है आपको, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इनहांस फॉरेस्ट। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट भी कभी कभी दे देता है UPSC, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग इसी में अब दूसरा देखेंगे इसी में, कंपनसेटरी फॉर एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपा, जो मैंने बताया था, कंपा कंपा या चंपा, जो भी आप कहें। तो ये कंपनसेटरी फॉरेस्ट है। इसका पर्पस ये था कि एक फंड को मैनेज किया जाए, और जिससे एफॉरेस्टेशन जो है उसको किया जाए, खास करके नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, जैसे कि ग्रीन स्पेस को आपको बढ़ा रहे हैं, अलग अलग उस तरह ट्री लगा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा रिपोर्ट में कि ट्री कवर और फॉरेस्ट बढ़ा है। तो ट्री कवर जो बढ़ा है, फॉरेस्ट बहुत कम बढ़ा है, लेकिन ट्री कवर ज्यादा बढ़ा है। तो वो इस तरह के जो कैंपेनिंग चलता है, तो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो था, वह ज्वाइंट फॉरेस्ट बने। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो इंडिजीनियस पीपल है, ये खास करके 1990s में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका अप्रोच ये था कि जो लोकल कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, होता क्या था 1990 से पहले, चूंकि जो हमारा फॉरेस्ट रूल था वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम का था। तो उस रूल को, जब हम देश आजाद हो गया, तो अंग्रेज के जमाने में तो हम लोग गुलाम थे, चाहे कोई भी हो, फॉरेस्ट में रहने वाले हो, कोई भी हो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, तो जो एक आदिवासी फॉरेस्ट में रहता है, वो भी इस देश का नागरिक है, उसको भी संविधान ने बराबर का हक दिया है। तो इसीलिए उस, जहां जो फॉरेस्ट रह रहे हैं, उस वो कम्युनिटी, वो ज्यादा है उसको रिस्टोर कर। हम लोगों ने महाराष्ट्र में कई जगह, महाराष्ट्र में आप देखेंगे, वेस्टर्न घाट में देखेंगे, तो हम लोगों ने कई फॉरेस्ट का दौरा किया था, जब आज से करीब 10 साल 15 साल पहले। आप लोगों को मैंने फोटो भी दिखाया था, जब मैं इन्वायरमेंट पे काम कर रहा था, तो उस वक्त, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी के लोग को ज्यादा नॉलेज है, समझिए PhD वाले से, क्योंकि वो सालों भर वहां रह रहा है, इस वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई थी। तो इन सब की वजह से क्या है कि हमारा इंडिया का पोजीशन काफी अच्छा हुआ है। 9th में हम लोग गए हैं, तो इंडिया का काफी पोजीशन हुआ। अब इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि दोनों में, यानी कि जो वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, एक मिनट, थोड़ा मैं पानी नीचे से ले आता हूं। हेलो विराट, 5 मिनट का ओके सर, इंटरव्यू। ओके सर। ठीक ठीक। ओके ओके सर। ठीक है, मैं 5 मिनट में हूं। तो अब इसको ये जो मैंने अभी बताया था वही टोटल है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ग्लोबल, जो मैंने बताया था 2030 फॉरेस्ट प्लीज क्या है, जो संकल्प है, उसको थोड़ा हम लोग जान लें। तो ये 2030 फॉरेस्ट प्लीज जो है, ये लैंडमार्क इंटरनेशनल कमिटमेंट है। खास करके ये COP 30, जो मैंने बताया कि COP 30 जो आपको ब्राजील में हुआ था 2025 में, जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, उसमें बताया गया है कि आपको 2030 तक इसको रिवर्स करना है। यानी जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है,
उस डिफोरेस्टेशन को रोकना ही नहीं है, बल्कि उसको उल्टा करना है, यानी और जंगल लगाना है। दूसरा, इट्स ये इसमें अब इसमें क्या किया गया है इस पेज में कि इंडिजीनियस पीपल, जैसा कि मैंने बताया था, जो आदिवासी लोग हैं, उसी तरह से जो जो भी बड़े बड़े घने फॉरेस्ट है, उसके इंडिजीनियस पीपल काफी उसके नॉलेज होते हैं खास करके। तो इसमें तकरीबन ये रखा गया है कि 160 मिलियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तकरीबन आप समझिए कि फंडिंग दिया जाएगा 1.8 बिलियन डॉलर का। और इसमें ये होगा खास करके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मैनेज जो करेंगे वो इंडिजीनियस कम्युनिटी। और इसका मतलब ये हो गया कि इंडिजीनियस जहां जहां भी आदिवासी है वहां जंगल उतना लॉस नहीं हुआ है। जंगल लॉस कैसे हुआ? अर्बनाइजेशन से हुआ है, आप देखेंगे। तो ये काफी एक क्लाइमेट चेंज के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में इसको जाना जा रहा है। आगे इसको हम एक कंपैरिजन के तौर पे देख लेते हैं। तो पहला, ग्लोबल 30 का प्लीज क्या है और इंडिया इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया में भी काफी ट्रेवल एरियाज हैं, तो उस हिसाब से। तो पहला, ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्री। और इंडिया जो है नेशनल, इंडिया का आप देखेंगे गोल है इंडिया का 160 मिलियन टेन्योर ऑफ रिकॉग्निशन, आप देखेंगे तो ये 33% ऑफ फॉरेस्ट। यानी हमारा इंडिया का अभी, जैसे कि मैंने बताया कि टोटल ट्री का लगा 25 है, इसको 33 पे करना है इंडिया। ये एक इंडिया के टारगेट है। दूसरा, फंडिंग जो है 1.5 बिलियन है। इंडिया जो है ये कैसे कर रहा है, जो कंपनसेटरी फंडिंग के लिए कर रहा है, वो आप देखेंगे जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, जो जैसे मैंने बताया। उसी तरह से जो मेन ड्राइवर है जो इसको काम में लगा रहे हैं, वो आपका इंडिजीनियस टेन्योर राइट क्लाइमेट रिजिलियंस। अब इसमें इंडिया क्या कर रहा है? एफोरेस्टेशन, कार्बन सिंक क्रिएशन की बात कर रहा है। इवन इंडिया के भी जो इंडिजीनियस पीपल है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह है, उससे उन लोगों को भी काफी फॉरेस्ट को बचाने में काम आया है। उसी तरह से अब दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसको हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी से सेफ गार्ड करना है हमको। यानी जो हमारा ग्लोबल है उसमें बायोडाइवर्सिटी को भी सेफ गार्ड करना है, और क्लाइमेट, जैसे बायोडाइवर्सिटी हमारा सेफ होगा वैसे क्लाइमेट। उसी तरह से इंडिया का मेन जो यहाँ चैलेंज है वो है आपको नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है वो, और बोन चैलेंज, ये दोनों को आपको इसमें देखना है। अब इसमें हम लोग इसका सिंपल विजुअल इंडिया का देख लें एक नजर। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जैसा कि मैंने बताया 25.17% ऑफ टोटल एरिया। टोटल अगर पूछा जाए, सिर्फ फॉरेस्ट पूछे कि ओनली फॉरेस्ट, अगर ओनली फॉरेस्ट लिखा हो तब आप 21 करेंगे, और टोटल फॉरेस्ट लिखा हो तो आपको होगा 25% के। आगे देखेंगे इसमें, जैसे देखेंगे जो फॉरेस्ट कवर है 21.76% है। उसी तरह से हम देखेंगे ट्री कवर, तो ट्री कवर जो है वो 3.1% जो टोटल बढ़ा। अब देखेंगे कार्बन स्टोर, कार्बन का जो सिंक हम कर रहे हैं, तो 7,285.5 मिलियन टन हम कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मतलब ये हम कार्बन सिंक कर रहे हैं। हमको और आगे जाना है इसमें। तो थोड़ा सा है कि हम लोग तेजी में चल रहे हैं, लेकिन जरूर इसको हमको 2030 तक आपको करना है। आगे इसी में हम लोग देखेंगे, इसी में आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां देख लीजिए, ट्रेंड एंड हॉट स्पॉट, जैसा कि मैंने बताया था, इधर इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है और किधर। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अब कभी भी कोई नहीं सोचेगा कि डिक्लाइन जो है वो वेस्टर्न घाट में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। अगर इस तरह से दे दिया जाए, वो क्वेश्चन को घुमा के वो कैसे देंगे, बताते हैं आपको। कि वो बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट में इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेस्ट बढ़ा है, और छत्तीसगढ़, यूपी या उड़ीसा में या राजस्थान में फॉरेस्ट घटा है। 90% बच्चे कहेंगे हाँ सही है, दोनों सही मार के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा भाई राजस्थान में तो घटेगा ही और इसमें तो बढ़ेगा ही। लेकिन इसका उल्टा हुआ है रिपोर्ट में। रिपोर्ट क्या बता रहा है? यहाँ डिक्लाइन है वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में। और आप देखिए छत्तीसगढ़ और इसमें उड़ीसा में बढ़ा है। अब देखिए इंडिया का जो है 25 से 3 बिलियन टन जो है 2030 तक आपको बनाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आगे हम लोग इसी में चलते हैं। तो आगे एक और है कि ये सारी चीजें थी। तो ये पूरा हमारा लगभग समराइज हो गया। तो
तो एक विजुअल देने का हमारा ये मकसद रहता है आप लोगों को, ताकि इसको आप बहुत अच्छे से देख सकें। तो चलिए, कल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा क्लाइमेट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। ये 2025 और 2024 दोनों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो वो भी दो रिपोर्ट हो जाएंगे, तो ये भी तकरीबन आधा घंटा से ज्यादा हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये कल जो है हमारा ये आ जाएगा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हो सकता है कि इस जो कल जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हम पब्लिक भी कर दें। वैसे ज्यादा वीडियो को मैं अनलिस्टेड कर देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ खास हमारे आप लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट है उसी के लिए मैं बनाता हूं। तो जो जुड़ते हैं, नहीं तो हम इसको छिपा के रख देते हैं, यूट्यूब का कोई देखता नहीं है। एक आध वीडियो को अपना कर दिया, तो इसीलिए जब आता है क्वेश्चन तो तब देखते हैं कि कितना आया क्वेश्चन। तो ये था। चलिए, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछिए। हेलो। नहीं सर, डन ठीक। कंप्लीट। तो कल आइए, और कल काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैंने आपको थोड़ा सा ये जो वीडियो जो हमारा जाता है ना, जो आपका क्लास का वीडियो है, ठीक है, तो ये सौरभ के पास भी भेज दीजिएगा, जो है आपके ग्रुप में जान पहचान के बच्चे हैं उनको भेज दीजिएगा, और कहिएगा कि अगर, श्योर श्योर, हाँ सभी बैचमेट को भेज भेज दीजिए। हाँ, भेज के और बोलिएगा कि अगर मान लिया आप ये टाइम है 6:30 बजे जो आप ही ने सजेस्ट किया था, तो अगर 6:30 बजे वो लोग भी आए तो होता क्या है कि जो लास्ट में 2-3 मिनट बचता है तो उसमें मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन मतलब आप पूछ सकते हैं सर से, ठीक है। तो चलिए, कल मिलते हैं। ओके। थैंक्स। ओके ओके सर। थैंक थैंक यू थैंक यू।